सर, आप पॉलिटिकल गुफ्तगू करते हैं प्रोग्राम के आखिर में। आप की ज़ेरे निगरानी इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात उसके बाद वो जो शोर मचा, नताइज लेट हो गए, तरह तरह की बातें हुई, कहा गया कि नताइज जो हैं वो मुबैना तौर पे तब्दील किए गए हैं। अब वाले कहते हैं जी फिर वो 2018 में भी RTS बैठ गया था। असल में 8 फरवरी को हुआ क्या था? देखिए, 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था और क्या हुआ था। लेकिन वो जो कहा जाता है कि जी मैंडेट जो है इनके पास तो 17 सीटें थी, इल्ज़ाम ये लगाया गया ना। लेकिन 8 फरवरी को आप समझते हैं कि जो इंतखाबात हुए थे, ठीक है ये बात करना बड़ा आसान है कि जी हमारी इतनी 2/3 हम ले गए थे, सारा कुछ ये हुआ था, लेकिन आप एक ट्रू पिक्चर बताएं ना। देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि एक तो हमारा जो किरदार था वो टू असिस्ट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छे तरीके से निभाया। और जो क्वेश्चंस उसकी ट्रांसपेरेंसी पे हैं, ये मैं कई मरतबा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आखिर पहले सवाल पर आते हैं कि आप इलेक्शन किसी कानून के तहत होते हैं ना, वैसे तो नहीं होते, किसी की ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं है कि जी ये इस सियासी जमात के सरबराह चाहते हैं या वो सब जमात चाहते हैं। ये कानून के तहत है ना कि हर 5 साल बाद आपने आइन में कानून बना दिया, इलेक्शन एक्ट है, और वो कहता है कि 5 साल बाद एक पीरियोडिक एक्सरसाइज होगी और उसमें लोगों से पूछा जाएगा और हक में हुक्मरानी वो जिसको देते हैं उनको दे देंगे। इस प्रोसेस में अगर वो ये समझते हैं, जो भी फरीक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो समझते हैं कि अगर ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चन होंगे तो उसका फैसला कौन करेगा? टॉक शो में होगा, वीलॉग में होगा, किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस पे होगा, ट्राइब्यूनल में होगा। अब ये कानून तो मैंने नहीं बनाया था, ये कानून 2017 के एक्ट में PTI से लेकर बाकी जितनी जमातें थी, ये यूनानिमसली इन्होंने बनाया था, इकट्ठे होकर बनाया था। अब उस ट्राइब्यूनल्स में कितनी परसेंटेज में ये फैसला होता है, फिर उस पे भी लोगों का इतराज़ है, वो सुप्रीम कोर्ट का फोरम उनके लिए खुला है, वहाँ जा सकते हैं। वो जब तक कंक्लूड नहीं होता, हमें नहीं पता लगता कि ये 2/3 मेजॉरिटी वाले थे या 1/3 मेजॉरिटी वाले थे या हाफ थे या क्या रेशियो थी। मेरी जिम्मेदारी या जो इलेक्शन कमीशन है, मैं समझता हूँ कि कोई इंस्टीट्यूशनल इंजीनियरिंग नहीं थी। जब तक इंस्टीट्यूशनल इंजीनियरिंग के एविडेंस नहीं आता, एक हल्के से 10 हल्कों से अगर कहीं मिसमैनेजमेंट हुई है, उसका रिलीफ और रेमेडी का तरीक़ाकार मौजूद है, उस तरीक़ाकार पर डिसीजन हो जाए। बाकी ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा रहता है। एक सियासी जमात जो है ना, अगर वो इसको छोड़ दे तो वो समझते हैं कि उनका पूरा वजूद ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरी जानिब पुराने इल्ज़ामात भी लोग इस तरह लगाते रहे। आपके इलेक्टोरल निज़ाम को अगर आप रिफॉर्म करना चाहते हैं, पार्लियामान में अब दोबारा सारे बैठे हैं, क्यों नहीं करते हैं? फिर इलेक्शन आ जाएगा, फिर यही नारे शुरू हो जाएंगे, फिर यही एक्सरसाइज होगी, फिर एक नया निगरान होगा, फिर एक नया इलेक्शन कमीशन होगा। तो ये इस साइकिल से तो आप नहीं निकल रहे। इसका मतलब है कि आप एक मखसूस बयानिए में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन इस निज़ाम की इस्लाह में कोई जमात दिलचस्पी नहीं रखती। ये बताइए कि आपके दौर में खान साहब के साथ, क्योंकि अभी तक जब से खान साहब जेल गए तो तरह तरह की बातें आती हैं, बैकडोर चल रहा है, फिर कोई तरदीद आ जाती है, जी ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, कोई इनडायरेक्ट चल रहा है। आपके दौर में इमरान खान साहब के साथ कोई बैकडोर कोई चला था? नहीं, नॉट टू माई नॉलेज, मेरे इल्म में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें कोई बैकडोर चला कि कोई गुफ्तगू भी हो या मुझे बताया गया हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल है, इसमें कोई एंगेजमेंट जो है उसकी ज़रूरत है, या यहाँ भी आप समझते हैं कि बात करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि यहाँ भी दूसरी जानिब से सोशल मीडिया और हम जब देखते हैं उनका रद्द-ए-अमल, तो वहाँ से जो कुछ हो रहा है तो फिर शायद दूसरा फ्रीक ये समझ दो यहाँ भी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखें, वैसे तो पाकिस्तानी, कोई जी शऊर पाकिस्तानी ये नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डायलॉग अक्रॉस तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ नहीं होनी चाहिए। बेहुदा रवैया, एक फ़रीक कहता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का है, दूसरा फ़रीक कहता है। अब आप आजकल के जो ट्विटर पे जो इस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के साथ एक महाज पे हम खड़े हैं और जो ट्रेंड्स चल रहे हैं
मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। ये जिस किस्म की ये गुफ्तगू कर रहे हैं ये होनी चाहिए। ज़रूर पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट को ये लीड लेनी चाहिए, ज़रूर अपोजिशन को इंगेज करें, कंस्ट्रक्टिव अंदाज में करें। पीटीआई अलाइड बाकी उनके जितनी अपोजिशन जमातें हैं, साहबजादा हामिद रज़ा साहब हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, अगर पार्लियामान के अंदर या पार्लियामान से बाहर सियासी क़ुव्वतें एक दूसरे के साथ चुप का रोज़ा रख लेंगी और एक दूसरे के साथ गुफ्तगू ही नहीं करेंगी तो पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे चलेगा? ये अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन साथ साथ आप कम से कम हर फरीक अपने रवैये पे थोड़ा सा गौर करें। आप हमारे यहाँ इख्तिलाफ होता रहा है, हुआ है, कभी एक जमात इस्टेब्लिशमेंट के करीब रही है, कभी उसके मुखालिफ में रही है, लेकिन इस हद तक चले जाना कि घर को भी आग लगा देना और फिर उसका जवाब तराशना और उसको दुरुस्त समझना, मेरे ख्याल में ये रवैया सेहतमंद नहीं है। बाकी उनकी अपनी मर्ज़ी है। लास्ट क्वेश्चन हम बलूचिस्तान के हवाले से ही करेंगे। ये बताइए कि आपको ग्वादर में कोई आगे होप नज़र आ रही है? मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि देखें वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, लेकिन अभी वहाँ उस तरह का इन्वायरमेंट नज़र नहीं आ रहा। ग्वादर पोर्ट की बात करते हैं, मैंने खुद जाकर वहाँ देखा भी, लेकिन उसके बाद ऐसे लगता है चीज़ें रुक गई हैं। आप समझते हैं कि क्या कोई चीन के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं सी पैक के हवाले से, ग्वादर के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, या कोई दीगर इशूज़ हैं? देखिए सिक्योरिटी के चैलेंजेस तो हैं। जहाँ पे भी दुनिया में पोर्ट या मैरीटाइम ट्रेड होता है या वहाँ पे पोर्ट होते हैं तो उसके साथ साथ जुड़ा हुआ क्या काम होता है? उसके साथ जुड़ा हुआ जो काम होता है कि आप वहाँ पे अपने मैन्युफैक्चरिंग एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लेकर जाते हैं, जिसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आपको पॉपुलेशन और स्किल्ड पॉपुलेशन या सेमी स्किल्ड पॉपुलेशन की ज़रूरत होती है। पॉपुलेशन वहाँ पर है नहीं। अब वहीं से आप प्रोड्यूस करते हैं, वहीं से आप उसको थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं टू डिफरेंट मार्केट्स। ये वो साइकिल है जो दुनिया में चलता है। तो ग्वादर भी उस हवाले से ज़ाहिर है इसने जब ग्रो करना है और उसने इसकी कमर्शियल जो वाइबिलिटी बननी है उसका एक पूरा इको चैम्बर होगा, और वो इको चैम्बर ये तमाम फैक्टर्स जब उसमें ऐड ऑन करेंगे, बेहतर सिक्योरिटी, पॉपुलेशन की अराइवल, इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का वहाँ जाना, एनर्जी रैशनलाइजेशन, ये तमाम चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। अच्छा, मिनरल्स एंड माइनिंग वाकई बलूचिस्तान की किस्मत तब्दील करने जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे अमेरिका का बड़ा इंटरेस्ट है पाकिस्तान में मिनरल एंड माइनिंग में सरमायाकारी करना चाहता है। इस पर कोई चीन को इतराज़ तो नहीं होगा, क्योंकि चीन ऑलरेडी बलूचिस्तान में काम कर रहा है? देखें, मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि चाइनीज़ लीडरशिप जो है ना, मैं ख़ुद अभी बेल्ट एंड रोड फोरम का मुझे उन्होंने पाकिस्तान से मेंबर नॉमिनेट किया, जो प्रेसिडेंट शी के अंडर एक फोरम है उनका, BRI का। चाइनीज़ लीडरशिप अपनी हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल डेप्थ की वजह से बड़ी प्रूडेंट किस्म की है। वो हमेशा हमें काउंसिल यही करते हैं, या बताते हैं कि एक तो अपने काम में प्लानिंग ज़्यादा किया करें, और उस प्लानिंग के साथ साथ उन्होंने कभी हमें ये नहीं कहा कि जी आप अमेरिका के आंखें दिखा के उसके सामने खड़े हो जाएं। इसलिए नहीं कहा कि आज चाइना अगर सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है दुनिया का, वो अमेरिकन कंटेनमेंट में नहीं, अमेरिकन इंगेजमेंट में बना है। उसने WTO साइन किया, उसने उनकी मार्केट को एक्सेस किया, उनकी टेक्नोलॉजी को एक्सेस किया, उस कनेक्टिविटी में चाइनीज़ ग्रोथ हुई है, चाइनीज़ मॉडर्नाइजेशन हुई है। तो वो आपको क्यों कहेंगे कि जनाब आप उनसे अलग हो जाए? ये हमने अपने तई आपस में महल्ले की गुफ्तगू में ये इख्तरा ढूंढ ली है कि जी चाइना शायद हमसे नाराज़ हो जाएगा, कि चाइना आपसे कतई नाराज़ इन चीज़ों पे नहीं होता। बैलेंस आउट हमें ख़ुद ये करना है कि हम किसी के स्ट्रेटेजिक गोल में किसी के लिए एग्जिस्टेंशियल इरिटेंट तो नहीं बन रहे हैं, या US के लिए या चाइना के लिए। हमें अपने साइज़ के मुताबिक अपने इंटरेस्ट को डिफ़ाइन करना चाहिए, फिर उसकी डेफिनेशन के साथ साथ जहाँ जहाँ से अपनी पॉपुलेशन के लिए एडवांटेज ले सकते हैं हमें लेनी चाहिए।